हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है हमारे करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आया जो कि एसिड से आधारित है। तो एसिड अटैक के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड अटैक के बारे में। तो ये रहा हमारा टॉपिक। तो यह विषय में कह रहा है, इन कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय। इसका मतलब होता है कि जितने कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको संरक्षण देने के लिए जितने भी कानून बनाए गए वो सब संस्थाएं के लिए ही बनाए गए। और इसका नीचे के बोला है यहाँ स्रोत द हिंदू, यानी कि हिंदू के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ खबरों में ही क्यों, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि खबरों में ही क्यों कानून बनाया गया है, ये हकीकत में ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो नीचे कह रहा है, हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में एक 17 वर्षीय लड़की पर तेजाब जैसे पदार्थ से हमला किया गया है। इसका मतलब है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में कुछ टाइम पहले की बात है कि 17 वर्षीय लड़की पर तेजाब ऐसे यानी कि एसिड फेंक कर हमला किया गया है। ठीक है, तो आगे कह रहा है, भारत में एसिड हमले कितने प्रचलित, यानी कि भारत में तो अधिकतर एसिड प्रचलित तो है ही, सुनने को मिलता होगा कि एसिड मतलब सब जगह हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2019 में 150 लोग और 2020 में 105 और 2021 में 102 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि जितने भी थी हैं क्या कहते हैं इसको, अपराधी, यानी जितने भी अपराधी हैं उन लोगों के लिए मतलब उनका रिकॉर्ड है, जो कि 2019 में 105 के तहत था और 2020 में 105 सॉरी 2019 में 150 था और 2020 में 105 था और 2021 में 102 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, यानी कि दो देश की बात कर रहा है। ठीक है, दो राज्य की बात कर रहा है। ऐसे तो 28 राज्य है, तो यहाँ पे दो ही राज्य का बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश लगातार ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज करते हैं, जो आमतौर पर साल दर साल देश के सभी मामलों का लगभग 50% होता है। यानी कि ये दोनों देश के ही बारे में बात कर रहा है, यानी कि एसिड हमले में ये दोनों देश को मतलब ये दोनों देश के बारे में बताया गया है कि 50% ऐसे दर्ज हुए हैं जो कि एसिड से ग्रसित लोग हैं, मतलब एसिड से हमले के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ है 2021 में एसिड हमलों की चार्जशीट दर 79 और सजा दर 20 थी। ठीक है, 20% थी, यानी कि 2021 के रिकॉर्ड में ऐसा चार्जशीट मतलब देखा गया है जिसमें कि 89% जो मतलब हमले दर्ज हुए वो सजा के दर था और 2000 दर 20% मतलब सजा चार्जशीट था 89% का और सजा दर था 20% का। ठीक है, तो नीचे क्या 2015 में गृह मंत्रालय MHA ने सभी राज्यों को अभियोजना में तेजी लाकर एसिड हमलों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्श जारी किया। यानी कि 2015 में गृह मंत्री ने एक योजना बनाया जिसमें कि ये एसिड हमले को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए होंगे ताकि ये एसिड हमले ना हो सके। इसके लिए एसिड अटैक पर क्या कानून बना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि एसिड के जो रोकने के लिए कौन कौन सा कानून बना है। ठीक है, तो 2013 तक एसिड हमले को अलग अलग अपराधों के लिए रूप में नहीं माना जाता, यानी कि 2000 से पहले ये एसिड वो हमले के मतलब जो एसिड हमले थे उसको कोई अपराध नहीं मानता था। उससे पहले कानून था ही नहीं, इसके लिए कोई उसको अपराध नहीं मानता था। ठीक है, तो बोल रहा है IPC में संशोधन, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसिड हमलों को IPC एक अलग धारा 326A, यानी कि ये जो एसिड हमले के बारे में जो कानून बना है वो 326A के तहत बना है, जो कि इसके तहत रखा गया है, यानी कि 326 के तहत रखा गया है। 10 साल के न्यूनतम कारावास के साथ दंडनीय बनाया गया है, जो कि जुर्माने के साथ आजीवन कारावास है। यानी कि इसको बताया गया कि जो एसिड में हमले जो था उसमें कानून बनाया गया 326 के तहत इस कानून को रखा गया है, जिसमें कि 10 साल से न्यूनतम यानी कि 10 साल से छोटे जितने भी मतलब जो ये मतलब कानून के अंदर आएगा उनको आजीवन जुर्माना में मतलब जुर्माने के आधार पर उसको आजीवन कारावास में लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है कानून में पीड़ितों या प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले पुलिस अधिकारियों को
इलाज से इनकार करने पर सजा का भी प्रावधान है। तो ये कह रहा है कि कानून पीड़ित, यानी कि अगर ये कानून, अगर ये एसिड वाले हमले हो रहे हैं वहाँ पर, अगर पुलिस वगैरह मतलब पुलिस और जितने होंगे, अगर वहाँ पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनको भी इस उनको उन पर भी ये कानून हो सकता है। और डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं, अगर वो इलाज नहीं करते हैं इसका, तो डॉक्टर को भी 326 के तहत कानून बनाए गए, उनमें भी इन लोगों को भी रखा जाएगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है यहाँ पे एसिड बिक्री के नियम पर कानून क्या है। यानी कि एसिड बिक्री के नियम, यानी कि जहाँ पर भी एसिड बिक्री होगा यहाँ पे, यानी कि जिस जगह पर बिकेगा उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। तो आगे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2013, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2013 में जारी हुआ है। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों का संज्ञान लिया और संक्षारक पदार्थ की बिक्री के नियम पर एक आदेश पारित किया। यानी कि जितने भी एसिड या फिर जहरीला पदार्थ बिकेंगे उनके लिए अलग मतलब संरक्षण पदार्थ, यानी कि उन लोगों के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, वो तो वही क्या कह रहे हैं, आदेश के आधार पर गृह मंत्रालय MHN ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की कि कैसे एसिड की बिक्री को विनियमन किया जाए। यानी कि एसिड को बिक्री, यानी कि एसिड तो बिकेगा ही, तो इसके आधार पर गृह मंत्रालय ने उसको एक मतलब अलग विनिमय बनाया है ताकि उसका लेन देन मतलब हो सके। यानी कि उसको भी, उसका भी बिक्री होगा लेकिन एक सीमित रूप से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गृह मंत्रालय ने जहर अधिनियम 1919 के तहत आदर्श जहर रखने और बेचने के नियम 2013 बनाए। यानी कि 2013 में 1919 के तहत आदर्श, यानी कि कानून जो है सुप्रीम कोर्ट वो 2023 में बनाए ये कानून कि 1919 के तहत ही इस जहरीले पदार्थ को रखा जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है इसने राज्यों से मंडल नियमों के आधार पर अपने नियम बनाने को कहा, क्योंकि मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि इन राज्यों के मंडल नियमों के आधार पर, यानी कि जितने भी मंडल, यानी कि जितने भी जनता है उन लोग के आधार पर ये मामला राज्य में अधिकार क्षेत्र आता है। ठीक, तो कह रहा है गृह मंत्रालय के निर्देश और मंडल नियम, यानी कि गृह मंत्रालय का निर्देश और मंडल नियम, यानी कि आगे पढ़ते हैं कार्यपंजी। ठीक है, तो यहाँ है एसिड की ओवर द काउंटर बिक्री की अनुमति नहीं थी जब तक कि विक्रेता एसिड की बिक्री को रिकॉर्ड करने वाली लंग बुक रजिस्ट्रेशन नहीं रखता। यानी इसका मतलब है कि जब तक वो व्यक्ति अपना नाम नहीं लिखवा लेता तब तक वो एसिड नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो एसिड अब सिर्फ सीमित व्यक्ति को ही मिलेगा। जो व्यक्ति अपना नाम या फिर दर्ज करवा लेगा उसको ही ये एसिड मिलेगा। ठीक है, ये बताया गया। और यहाँ देखिए लॉग बुक में उस व्यक्ति का विवरण जिसे तेजाब बेचा गया उसे बेची गई मात्रा, यानी कि जो भी लोग ले जाएंगे इस एसिड को, उसका नाम, पता या फिर जितना भी होगा उसका डिटेल सब यहाँ पे लिखा जाएगा, और कितना मात्रा में लिया गया है वो भी लिखा जाएगा, ताकि अगर मानिए कि किसी भी हमले में अगर वो इन्वॉल्व है तो उनके बारे में पता चल सके। ठीक है, और कानून सख्त कार्रवाई करेगा इसके लिए। तो यहाँ सामान्य अध्याय 2। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे यहाँ आगे कह रहा है, देखिए अगला पॉइंट, व्यक्ति का पता और तेजाब खरीदने का कारण भी शामिल होना चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति क्यों खरीद रहा है, ठीक है, वो एसिड क्यों खरीद रहा है, या फिर वो जहर मतलब कोई भी चीज़ क्यों खरीद रहा है, अगर उसको ज़रूरत है तो क्या चीज़ के लिए ज़रूरत है, वो सब वहाँ पे पहले उसको लिखना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसके बाद ही उसको वो खरीदने का अनुमति मिलेगा। नहीं तो 1919 के कानून के तहत वो बेचा गया सामान खरीद सकता है। तो ये एसिड की खरीद के लिए मंडल, यानी कि एसिड खरीदने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत ही खरीदना है। तो बिक्री तभी की जानी है जब खरीदार सरकार द्वारा जारी किए गए अपने पते वाली एक फ़ोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है। यानी कि ये जो भी व्यक्ति अगर ये एसिड को खरीदता है या फिर जहरीले पदार्थ को खरीदता है तो उसको फ़ोटो के साथ साथ उसका एड्रेस या जितना भी उसका डिटेल्स है, किस कारण वह सब कुछ वहाँ पे पहले जमा करना पड़ेगा, फिर वो खरीद सकता है, अन्यथा वो नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो कानूनी अपराध है, वो
कानून के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ खरीदार को यह भी साबित करना होगा कि उसकी उम्र 18 वर्ष अधिक है, यानी कि उसको ये भी साबित 18 वर्ष से पहले के लोग 18 वर्ष से पहले के लोग नहीं खरीद सकते इस जहरीले पदार्थ को। इसके लिए 18 वर्ष होना बहुत ही ज़रूरी है और किसी ठोस वजह के कारण नहीं, ठोस वजह होगा उसके बाद ही वो मिल सकता है। स्टॉक की घोषणा, ठीक है, तो पर विक्रेताओं को 15 दिनों के भीतर और एसिड के अघोषित स्टॉक के मामले में संबंधित उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम के साथ एसिड के सभी स्टॉक की घोषणा करने की भी आवश्यकता होगी। यानी कि जो बेचेगा उसको 15 दिनों के भीतर और एसिड के अघोषित स्टॉक के मामले में, यानी कि जो 15 दिनों तक ही इसका मतलब बिक्री होगा। और उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी कि जितने बड़े हैं मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ भी एसिड के स्टॉक घोषणा करने में आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे कह रहा है प्रभावी निगरानी। ठीक है, तो नियम शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधान प्रयोगशालाओं अस्पतालों सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभागों से कहते हैं जिन्होंने एसिड रखने और स्टोर करने की आवश्यकता होती है, वे एसिड के उपयोग के रजिस्टर को बनाए रखने और संबंधित एसिड एम के साथ फाइल करने के लिए कहते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति को चाहिए एसिड, यानी संस्था हो या अनुसंधान हो, प्रयोगशाला, अस्पताल, सरकारी विभाग, जो जिसमें भी उसका उपयोग होता हो, जो भी इंसान लेगा कहीं पर भी वो इस्तेमाल करे, अगर वो लेना है तो उसको पहले बुक में दर्ज करना पड़ेगा, उसका नाम, पता, फ़ोटो सब उसको पहले दर्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एसिड खरीद सकता है, अन्यथा वो कानून के अंडर आ जाएगा, जो कि वो नहीं लेना है। उसका बाद है दंड। एसडीएम स्टॉक को जब्त कर सकता है और किसी भी दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए उपयुक्त रूप से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। इसका मतलब कि एसडीएम स्टॉक के जब्त में अगर वो पकड़ा गया, यानी कि अगर वो दर्ज नहीं किया और वो पकड़ा गया एसिड खरीदते समय, तो उसको पहले तो 50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा और उसको जब्त भी किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए आगे क्या कह रहा है, राज्यों का सलाह, यानी कि राज्य क्या सलाह दे रहा है आपको, तो सुनते हैं। 2021 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक और सलाह जारी की है। एसिड और रासायनिक खुदरा बिक्री जहर नियमों के अनुसार कड़ाई से विनियमन हो ताकि इनका उपयोग अपराध में न हो। यानी कि ये जो एसिड है इसका उपयोग इस तरह किया जाए जिसकी कानून का अंडर भी नहीं आए और हम उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए नियमित 18 वर्ष होना चाहिए और जितनी भी वो बुक है उसमें दर्ज होना चाहिए, वो पता सब कुछ दर्ज करवा के, और उसको 18 वर्ष होना चाहिए, वो नियमित है, ये सब होना चाहिए। इसके लिए वो उसके बाद ये कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है, कानून के अंदर नहीं आएगा। तो कह रहा है एसिड अटैक पीड़ितों को कितना मुआवजा मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर गृह मंत्रालय ने निर्देश, यानी कि एसिड अटैक जो पीड़ितों लोग कितना मुआवजा, यानी कि जितने भी लोग अगर पीड़ित हैं एसिड से उनको मुआवजा कितना दिया जाएगा, यानी कितना पैसा दिया जाएगा उसको कितना टाइम में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आधार पर गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है। ठीक है, क्या दिया है देखते हैं। राज्य यह सुनिश्चित करे कि संबंधित राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तेजाब हमले के पीड़ितों को कम से कम 3 लाख रुपए 15 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए और उसके बाद 2 महीने के भीतर 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यानी कि जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि पीड़ित कम से कम तो 3 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा, वो भी 15 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए और उसके बाद भी 2 महीने के भीतर 2 लाख रुपए, यानी कि इतना टाइम में उसको पूरे 3 लाख रुपए उसको दे देना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज के लिए एक एपेक्स स्टेन टर्शरी अस्पताल में 1 से 2 बेड रखे जा सकते हैं। यानी कि
एसिड अटैक के पीड़ित यानी कि जो एसिड से ग्रसित लोग होंगे उसके लिए एक्सपेक्ट स्टेन टर्शियरी अस्पताल, यानी कि इसके अस्पताल में 1 से 2 बेड होना बहुत ही आवश्यक है, ये होना ही चाहिए। तो आगे कह रहा है तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 1 से 2 बिस्तर निर्धारित करना, यानी कि जो एसिड से ग्रसित लोग हैं उनके लिए तो नियमित रूप से 1 से 2 बेड तो होना ही चाहिए हॉस्पिटल में, अस्पताल में। तो आगे कह रहा है राज्य को भी पीड़ितों के लिए सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए, यानी कि राज्य को भी पीड़ितों के लिए सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम विस्तार करना चाहिए। जितने भी राज्य हो ये सब पीड़ित जितने भी एसिड ग्रसित लोग हैं उन सब के लिए सामाजिक एकीकरण के लिए कार्यक्रम में विस्तारित करना चाहिए, यानी कि उसके बारे में बातचीत करना चाहिए, जिसके लिए गैर सरकारी संगठन को विशेष रूप से उनकी पुनर्वास आवश्यकताओं की देखभाल के लिए वित्त पोषित किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए इसके संगठन जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उनको पहले देखरेख के लिए उसको मतलब वित्त घोषित किया जाएगा। तो आगे कह रहा है ये रोकथाम में कैसे मदद करते हैं, यानी कि ये जो है उसको कैसे रोकथाम करेंगे, तो देखते हैं आगे। तेजाब की बिक्री पर नियम काफ़ी हद तक अभियुक्तों पर नज़र रखने में मदद करते हैं और रोकथाम में बहुत अधिक नहीं, यानी कि जो एसिड बिक्री होगा उसके नियमित काफ़ी हद है, यानी कि इसके लिए बहुत कानून बनाए गए हैं जिसके नियम में ही उनको मतलब रहना है, उसके अंदर ही वो बिक्री करना है, अन्यथा वो कानून के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टिकोण बदल रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में पुलिस के फोकस से निर्वाह की उम्मीद है, यानी कि ये जितने भी दर्ज किए गए हैं फाइल एसिड के मामले में वो महिला के खिलाफ अधिकतर वो महिला के खिलाफ ही अपराधों से निपटने के मतलब अपराध यानी कि महिलाएं अधिकतर इसको दर्ज किए गए हैं, महिलाएं ने ही दर्ज किया है और पुलिस को ये पुलिस से उम्मीद है ज़रा कि यह कानून सहयोग करेगा। तो देखते हैं क्या करें। नियमों का कार्यान्वयन बहुत सख्त नहीं है, यानी कि ये नियम है वो ज़्यादा सख्त है नहीं, कानून ज़्यादा सख्त है नहीं, ऐसा बोला गया है। और एसिड कभी भी कई जहरों पर आसानी से उपलब्ध है, यानी कि एसिड जो है वो किसी भी प्रकार के जहर से उपलब्ध है। आगे कह रहा है एसिड अटैक की समस्या को हल करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करना और व्यवहार में बदलाव लाना एक कुंजी है, यानी कि यह कह रहा है एसिड अटैक यानी कि जितने भी एसिड अटैक हुए हैं उनके मामले में समाज में जागरूकता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका जनता को पता होना चाहिए कि इस सब में कानून भी बनाए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये कानून को जो नहीं मानता है उसको कार्रवाई भी दिया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन है यहाँ पे, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है मुख्य परीक्षा अभ्यास, यानी कि आप लोग इसके बारे में जरूर विचार करिएगा। तो देश भर में महिलाओं पर एसिड हमलों की व्यापकता पर चर्चा करें, यानी कि आप लोग हम बताएं उस हिसाब से आप जरूर से जरूर उसको ध्यान दीजिए। और भारत के एसिड हमलों पर कानून की प्रभावशाली का विश्लेषण करें। ठीक है, 150 शब्दों में, यानी कि क्वेश्चन को आप लोग जवाब जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा ये एसिड हमले के टॉपिक हुआ ख़त्म। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है।